हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। आज हम बात करने वाले कुछ क्रेज़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हम बात करने वाले ये सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ है, इसमें से फैक्ट कोई भी नहीं है, तो मेरे पे कोई भी केस मत कर देना। तो गाइज़ हमारी सबसे पहली कंस्पिरेसी थियरी है मंगलयान, मतलब मंगलयान वॉज फेक। ये सुनने के बाद आप लोग बोल रहे होगे कि भाई क्या बात कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है। अब हम लॉजिकली बात करें तो इंडिया अपने जो भी वेपन्स है, जो भी वेपन्स वगैरह है, वो सब बाहर से इंपोर्ट करता है। जैसे कि हमारी सबमरीन्स है वो फ्रांस से इंपोर्ट होती है, जो हमारे वेपन्स है वो रशिया से इंपोर्ट होती है। और ऑन द अदर हैंड इंडिया खुद का एक ऐसा रॉकेट बना लेता है जो हॉलीवुड की एक मूवी के भी कम बजट में जाके मार्स पे जाके आ जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस नहीं है जिससे हम खुद के वेपन्स बना सके। ये बोलते हुए मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई इंडिया ये सब खुद से नहीं बना सकती। अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में चाइना पे डिपेंडेंट थी। अब जाके कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन पहले जब हमारे पास कुछ नहीं था तब इन लोगों ने एक हॉलीवुड मूवी के भी कम बजट में एक मंगलयान कैसे बना लिया और वो सक्सेसफुल भी कैसे हो गया। हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्चा होता है उससे भी कम खर्चे में भारत के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, टेक्नीशियनों ने मार्स मिशन का खर्चे कम खर्चे में पूरा किया। तो ये एक कंस्पिरेसी थियरी थी। तो गाइज़ मेरे में ऐसा कोई भी साइंटिस्ट को लेके, इसरो के साइंटिस्ट को लेके कोई भी हेट नहीं है, या फिर कोई भी, मैं उन लोग की एकदम फुल रिस्पेक्ट करता हूँ। वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये एक कंस्पिरेसी थियरी है और मुझे नहीं लगता कि ये सच है। ये बस एक कंस्पिरेसी थियरी। और मंगलयान वॉज ट्रू, और इज़ इट? तो आज हम बात करने वाले हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, इल्यूमिनाटी। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि एडम वाइसेप करके जो एक बंदा था 1776 में, ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है वो बेवेरिया जर्मनी में फाइंड किया गया था। और जो एक फ्रीमेसन करके ग्रुप था, एडम वाइसेप ने वो ग्रुप ज्वाइन किया था क्योंकि वो जो था वो फ्रेंच फिलोसॉफी थी सेक्युलरिज्म और रैशनल थॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो ग्रुप धीरे धीरे उनका इतना बढ़ गया कि वो पूरे देश में फैलने लग गए थे। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनको ये डर था कि कहीं ये ग्रुप पूरी हमारी गवर्नमेंट को टेक ओवर ना कर ले, इसलिए उन लोगों ने ये ग्रुप को एज अ क्रिमिनल्स का ग्रुप बता दिया गया था। मतलब दे वर मेंटली डिसेबल्ड, और उनको लगता था कि हम अगर इनको सपोर्ट करते रहेंगे, मतलब अगर जो पब्लिक इनको अगर सपोर्ट करती रहेगी तो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी सीट्स है वो हमसे छीन ली जाएगी। तो उन लोगों ने एज अ क्रिमिनल करार कर दिया गया उनको। तो और उनका ग्रुप डिसबैंड कर दिया गया। बट कुछ लोगों का मानना है कि वो लोग जर्मनी से भागकर वो फ्रांस में कहीं पे छुप गए थे अंटिल 1920s। उनका एक और मतलब माना जाता था कि उनका ग्रुप उस टाइम पे एक्टिव था, और वो एंटी क्राइस्ट दे वर नोन एज एंटी क्राइस्ट। ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि वो जो ग्रुप है वो आज भी, मतलब उस टाइम में वो लॉज पास करते हैं, क्रिमिनल जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब ये इल्यूमिनाटी करवाते थे। तो उनके बाद भी उन लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, ये ग्रुप अभी भी ज़िंदा है, मतलब अभी भी एक्टिव है। तो उन लोगों ने वहाँ से भी उनको भगा दिया गया था, मतलब दे वर सेंटेंस टू जेल। बट एडम वाइसेप के जो भी सक्सेसर्स थे उन लोगों ने फिर भी वो एक्टिविटीज़ चालू रखी गई थी। फिर कुछ लोगों का मानना है कि 1900 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो ग्रुप को एक और नया नाम दिया गया था, कम्युनिस्ट्स, एंटी कम्युनिस्ट्स करके नाम दिया गया था, कि वही ग्रुप वापस बैक टू द वर्क। एंड 1980s में अमेरिका में वापस दे वर नोन एज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उनका बेस, मतलब उनका जो
ठिकाना था वो जो वाइट हाउस है उसके नीचे की साइड था, मतलब अंडरग्राउंड में बनाया गया था उनका बेस। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में वहाँ के जो एक प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी बोला गया था, और वो क्लिप अभी आप देख सकते हो। Here's an eerie clip from an old George H.W. Bush speech when he was in office. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founder. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये क्लिप में उन्होंने क्लियर बोल दिया गया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो देश चला सकता है और वो ऐसे लॉज पास कर सकते हैं जिसके कारण हम मतलब यूएसए काफ़ी आगे बढ़ सकता है। सो गाइस, आवर थर्ड कंस्पिरेसी थियरी इज मंडेला इफेक्ट। तो जिन लोगों को मंडेला इफेक्ट के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो तुम लोग एक सुबह उठे और तुम लोगों ने अपना मोबाइल चेक किया और वहाँ पे यूट्यूब नहीं है, तो आप लोग बाहर गए और कुछ लोगों से पूछा कि भाई यूट्यूब तुम्हारे मोबाइल में है या नहीं, मेरे मोबाइल में नहीं है। तो वो लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कि यूट्यूब क्या होता है, जैसे कि उन लोगों ने यूट्यूब का नाम पहली बार सुना हो और ऐसी कोई चीज़ पहले थी ही नहीं। तो इसी को कहते हैं मंडेला इफेक्ट, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो एग्जिस्ट पहले करती थी लेकिन अब एकदम अचानक से डिसअपियर हो चुकी है, इसे मंडेला इफेक्ट कहते हैं। तो ये मंडेला इफेक्ट का जो नाम है वो नेल्सन मंडेला की वजह से आया है। तो 2013 में जब नेल्सन मंडेला की डेथ हुई तब न्यूज़ में आया कि नेल्सन मंडेला की डेथ हो गई, पर कुछ लोग एकदम शॉक हो गए। उन लोगों ने बोला कि ये फेक हो सकता है क्योंकि नेल्सन मंडेला की डेथ बहुत पहले हो चुकी है। क्योंकि 1991 में एक बुक पब्लिश हुई थी, उसमें लिखा हुआ था एकदम अच्छे से कि नेल्सन मंडेला 1991 में मर चुके हैं। पर फिर 2013 में कैसे बोल सकते हैं लोग कि 2013 में नेल्सन मंडेला मरे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन लोगों ने लाइव टीवी पे उनकी डेथ सेरेमनी भी देखी थी। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि भाई नेल्सन मंडेला 2013 में मरे। तो गाइस, इसी फेनोमेनन की वजह से इस इफ़ेक्ट का नाम रखा गया मंडेला इफ़ेक्ट। तो मैं आपको अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ ऐसी पिक्चर्स बताने वाला हूँ जो देख के शायद आप शॉक हो सकते हो। तो आप ये दो पिक्चर देखो और मुझे बताओ इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। ये कोको कोला की दो पिक्चर्स है, इनमें से करेक्ट कौन सा है? आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने बोला होगा राइट वाला करेक्ट है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। राइट वाला पिक्चर कभी कोको कोला का सिंबल हुआ ही नहीं था ही नहीं। तो आप अगर आप किसी से पूछोगे ये दो सिंबल दिखा के कि कौन सा करेक्ट है, तो वो राइट वाला ही बोलेगा। क्योंकि हमें पता है, हमें लगता है, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार ये सिंबल देखा था तो मुझे भी लगा था कि यही करेक्ट है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हाँ कोको कोला के बीच में ऐसा एक बीच में डैश है। पर जब हम देखेंगे या फिर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो कोको कोला का सिंबल कभी भी ऐसा नहीं था। कोको कोला के सिंबल में सिर्फ ऊपर एक छोटा सा डॉट है कोको और कोला के बीच में, तो ऐसा कभी था ही नहीं। तो इसे भी हम एक मंडेला इफेक्ट कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्यूचर से कोई बंदा आके प्रेजेंट में हमारी चीजें चेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा टाइमलाइन चेंज हो रहा है। या फिर एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि पहले के टाइमलाइन में कोको कोला का सिंबल ऐसा था और अब के टाइमलाइन में कोको कोला का सिंबल चेंज हो चुका है। या फिर एक थियरी ऐसी भी है कि पैरेलल यूनिवर्स में कोको कोला का सिंबल ऐसा है और इस यूनिवर्स में कोको कोला का सिंबल ऐसा है, या फिर उस यूनिवर्स की कुछ चीज़ें ग्लिच होके यहाँ पे आ गए, या फिर हम उस यूनिवर्स में गलती से चले गए। तो ये सिर्फ एक थियरी है, ये कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि कोको कोला का सिंबल हमको लगता था कि ऐसा ही होता है। तो गाइज, हम में से हर किसी ने पोकेमॉन तो ज़रूर देखा है, अगर नहीं भी देखा फिर भी पिकाचू के बारे में तो हमें पता है। तो मैं आपको पिकाचू की दो पिक्चर्स दिखाऊंगा और आप लोगों को इसमें से सिलेक्ट करनी कि कौन सी करेक्ट है। तो आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये राइट वाली पिक्चर सिलेक्ट की होगी क्योंकि उसकी टेल पे एक ब्लैक मार्क है। तो हम लोगों को पता है कि हाँ पिकाचू की टेल पे एक ब्लैक मार्क है, हमेशा से रहा है, राइट। मुझे भी पता है, अगर आप किसी को पिकाचू की ड्राइंग भी करने को बोलोगे तो भी वो एक ब्लैक मार्क बनाएगा उसकी टेल पे। लेकिन गैस व्हाट, पिकाचू की टेल पे कभी कोई ब्लैक मार्क था ही नहीं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो पिकाचू की पिक्चर्स, आपको ब्लैक मार्क कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप
पोकेमॉन्स की एपिसोड्स भी देख सकते हो। एपिसोड 1 से पिकाचू की टेल पे कोई भी ब्लैक मार्क नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पिकाचू की टेल पे जो ब्लैक मार्क था वो डिसअपियर कैसे हो गया? क्योंकि लोगों का तो यही मानना है कि पिकाचू की टेल पे एक ब्लैक मार्क हमेशा से था। तो ये भी एक मंडेला इफेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। या तो कोई फ्यूचर से आके ये चीज़ें चेंज कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर में टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर से कुछ लोग आके यहाँ की टाइमलाइन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है और एकदम से बदल जा रही है। तो ये सारी बातें हो गई प्रोडक्ट्स वगैरह की। अब मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल देता हूँ, जिसकी वजह से आपको पक्का बिलीव हो जाएगा कि मंडेला इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो आप में से हर किसी ने शहंशाह मूवी देखी होगी, या फिर मूवी नहीं भी देखी होगी, फिर भी आपको उसका एक डायलॉग पक्का से याद होगा, जो कि था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। राइट? रॉन्ग, ऐसा कोई डायलॉग है ही नहीं। जबकि उसका रियल डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। शॉक्ड, राइट? तो हम लोगों को हमेशा से लगता था कि ये यही डायलॉग है, और हम हमेशा से यही डायलॉग बोलते थे। आप अगर अपने किसी फ्रेंड को पूछोगे या अपने पेरेंट्स को भी पूछोगे कि इसका डायलॉग क्या है, वो लोग भी यही बोलेंगे, लगते हैं ना कि होते। तो ये चेंज कैसे हो गया? ये तो एकदम मतलब शॉकिंग चीज़ थी। जब मैंने ये पहली बार डिस्कवर किया तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी थी। तो तब से मुझे ये मंडेला इफेक्ट पे बिलीव होने लग गया। पता नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि ये सब चीज़ें फैक्ट है, ये सिर्फ एक कंस्पिरेसी थियरी है, पर पता नहीं क्या है, जो भी है यही है। सो हमारी नेक्स्ट कंस्पिरेसी थियरी है एरिया 51। तो काफ़ी लोगों को एरिया 51 के बारे में मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम होगा मैं बता देता हूँ कि एरिया 51 यूएस एयर फैसिलिटी है, जहाँ पे काफ़ी सारी रिसर्च होती है और जो कि बाकी दुनिया से छुपाई जाती है। तो 1947 में रॉसवेल में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, और जिसके जो भी रिमेन्स थे वो एरिया 51 में ले जाए गए थे। और एक्चुअल में लोगों को वही लगता था कि वो यूएफओ क्रैश हुआ था, और काफ़ी सारी पिक्चर्स लीक हुई थी कि एरिया 51 में एलियंस पे काम किया जाता है। सो लेट 1980s में जो रॉबर्ट लजार करके एक व्यक्ति है, उसको हायर किया गया था एज अ रिवर्स इंजीनियर उस एयरक्राफ्ट पे काम करने के लिए। और जब वो रिसर्च वगैरह कर रहा था तब उसको मालूम चला कि वो जो एयरक्राफ्ट है वो एलिमेंट 115 से चलता है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं रियल लाइफ में। तो जब उसने ये बात बाहर निकालनी चाहिए तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको मना किया कि नहीं, ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन वी कांट लीक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। और फिर कुछ साल 2 साल बाद उसने बताया कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री, मतलब उसने गवर्नमेंट की काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी थी, जिसमें बताया गया था कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो अपनी पिछले 10,000 साल से एलियंस के कारण अफेक्ट हो रही है। और जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है रॉबर्ट लजार, इसने बताया था कि एक्चुअल में इतनी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें झुकला दी और बताया गया कि ये मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, तो इसकी बातों पे बिलीव करना अच्छा नहीं होगा करके, और इसके कारण उसकी बातें दबा दी गई थी। और एक और चीज़ जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो ये लोग मून पे गए थे, जब ये रिटर्न हुए तो उनको एक्चुअल में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था 13 डेज़ के लिए, ताकि जो भी वायरस वगैरह हैं जो स्पेस में है, जो अभी हम जानते नहीं हैं, वो हमारी सिविलाइजेशन को अफेक्ट ना करे, इसलिए उनको 13 डेज़ के लिए क्वारंटीन रखा गया था एक स्टील के कंटेनर में। बट एक्चुअल में जब एक यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो में आप देख रहे होगे कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स है उन लोगों को अंदर डाल रहे हैं, बट साथ में एक और व्यक्ति था जो नॉर्मल मतलब जंपसूट में था, जो कि लोग बोल रहे थे कि ये एलियन एग्जिस्ट करते हैं, उसकी रिसर्च के लिए या फिर बातचीत करने के लिए गए थे कि कैसे कैसे ये लोग वर्क करते हैं और कैसे सब हुआ जाता है। सो यही थी एरिया 51 की कंस्पिरेसी थियरी।